चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को, ठीक है। और निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, ठीक है। अच्छा, इनका मूल निवास कहाँ था? तो गुलेर नामक गांव में, है ना। जिला कहाँ था? कांगड़ा, है ना। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन रहते थे कहाँ? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम, पंडित शिवराम, ठीक है। अच्छा, शिक्षा के बारे में जानकारी हमें मिलता है कि, है ना, बचपन में संस्कृत की शिक्षा की, बचपन में काजी की शिक्षा की? संस्कृत की। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस एग्जाम दिया। मैट्रिक 1901 में, है ना, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, माने कि इंटरमीडिएट किए थे। कब? तो 1901 में, है ना। और 1903 में, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कच किए, बीए किए, है ना। इंटरमीडिएट का मैट्रिक कब के इनकी चर्चा नहीं है, ठीक है। कहता है कि 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस एग्जाम दिए और मैट्रिक हुए, ठीक है, 1899 में। और फिर 1901 में काची किए तो इंटरमीडिएट कर दिया, 3 में काची कर लिए, बीए कर लिए, ठीक है। और इसके बाद आता है इनके चर्चा वृत्ति की, किसकी? वृत्ति के, ठीक है। वृत्ति यानी काची काची रचना किया। तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कहाँ बन गए? आ गए, है ना। हाँ, नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर के मेयो कॉलेज में अजमेर में आ गए। और जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक और 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। 1916 में काची बने? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अब अंतिम दिनों के मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी बने। किसके प्रोफेसर बने? तो मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के, ठीक है। और इसके बाद संपादन का क्या है? तो संपादन किए हैं, है ना, समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का। कौन पत्रिका के? तो समालोचक, है ना, काशी नगरी प्रचारणी। इसके बाद इनकी रचनाएं, इनकी रचना कौन कौन है? तो पहला कहानियां में सुखमय जीवन कब छपा था? तो 1911 में। बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा 1911। और उसने कहा था 1915। ये क्वेश्चन पूछल है, उसने कहा था कब छपा था? 1915 में। यानी कि तो पूछने की संभावना कम है। अब ध्यान देना है कि बुद्धू का कांटा कब छपा? 1911 में, अच्छा। और सुखमय जीवन 1911 में, अच्छा। अब जय सिंह के अभिभावक बन के गए थे 1916 में, ठीक है। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समय समय विषय प्रकाशी के निबंध भी लिखे हैं। कछुआ धर्म, मोरोसी मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय आदि प्रमुख निबंध इनका। प्रमुख निबंध कौन कौन है? तो कछुआ धर्म, है ना, मोरसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी और देवाना प्रिय इत्यादि सबका प्रमुख निबंध है। इसके अतिरिक्त उन्होंने, है ना, अनुवाद भी किए। बाढ़ खोज एक खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा, प्रकृति पर टिप्पणियां प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, है ना, एक पोएम बाय भास, एक कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र और द लिटरेटरी क्रिटिसिज्म इत्यादि संबंध लिखे, निबंध लिखे इंग्लिश में। इंग्लिश में क्यों लिखे? इनका 3 गो प्रकाशन है। पहला अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, एक कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना, कच्ची इंग्लिश में। और देश प्रेम के लेकर कुछ कविताएं भी लिखी, इनके कच्ची प्रमुख। आगे इनके बारे में बस इतना, इसमें से याद रखना है कि चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के, है ना, गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। कैसे के? गद्य साहित्य के, ठीक ना, गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे, ठीक ना। इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में काची क्या लेखन का कार्य किया है ना, लेखन परिचय भी किया है, ठीक है। और इसके बाद गुलेरी जी के, है ना, 3 ही कहानियां लिखी गई और उनको प्रकाशित दिया गया है, बल दिया गया है। कहता है हमें, है ना, इकाची थे, बहुत ही अपने जमाने में के प्रतिभाशाली समर्थ लेखक थे। गुलेरी जी, है ना, गुलेरी जी यानी कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी। इनकी 3 कहानियां ही लिखी और उन्हें बल कहानी पूर्वक के हिंदी में अमर हो गई। तीनों कहानी लिखा, तीनों कहानी से काचे हो गए, उन्हें बहुत प्रसिद्धि पाए हैं, ठीक है। कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण बहुत से समय समय पर आगे रचनाएं काची होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। इसके बाद क्या चाहता है कि, है ना,
यहाँ पर से यहाँ जो प्रस्तुत कहानी है इसके बारे में कहा गया है शॉर्ट में, प्रस्तुत कहानी जो कि कचे उसने कहा था, इनकी अमर रचना है, सबसे महान रचना जो है चंद्रशेखर गुलेरी जी के, उनका कचे उसने कहा था, ठीक ना। हाँ, और यह रचना हिंदी के विकास में मील का पत्थर मान जाती है, मानी कि सबसे विशिष्ट मान जाती है, और इस पर फिल्में भी बनी है, ठीक ना। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी की पूरी फिल्म बनाई थी। कौन बनाए थे फिल्म, है ना, तो बिमल राय, है ना, प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय इस पर फिल्म बनाई थी। अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुका है, अब तक बहुत सारा मिला। बिमल राय वाला शायद यूट्यूब पर मिले या ना मिले, लेकिन है ना बिमल राय जो डायरेक्टर है उनका वाला अब तो नया नया तरह तरह से चेंज होते चल जा रहा है, ठीक है। आगे काचे कहता इसमें काचे बताया गया है तो शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति स्वाभाविक गर्म से लेकर के, ठीक ना। इसमें काचे रहता है, देखो कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है, अमृतसर। अमृतसर कहाँ में है, पंजाब, है ना, पंजाब अमृतसर वाला, ठीक ना। हाँ, आगे देखो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहाँ 12 बरस का लड़का माने कि लहना सिंह, यही है हीरो, हाँ, है ना। आगे कची 8 बरस की एक लड़की, है ना, देखो कहानी के सारांश में है 8 बरस की एक लड़की, नहीं सुखदेव नहीं, 8 बरस की लड़की, है ना, तांगे के नीचे आने से बचाता है। ये जो है खचड़वा कौन, लहना सिंह, एक बचाता है हीरो एक्शन में, और कहानी ऐसे कैसे होता है, शुरू होता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब की मंगनी, है ना, मंगनी मतलब कच्ची अंगूठी रसम वाला। लड़की का बोलते, लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहते हैं कि हाँ कल हो गई, है ना। यहीं पर इस लड़को काचे हुए लगता है ना, बेचारा एकदम लोनली फील करने लगता है। आए क्या कहता है, देखते ही यह रेशम का फूलों वाला सालो, कहीं कि नहीं देखते हो यह रेशम का फूलों वाला सालो, लहना सिंह हत भ्रम रह जाता है। और इसके बाद लहना सिंह के भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। एक बाद कहानी एकदम बदल जाता है ना, और कहाँ पर आता है, प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर। और वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। कैसे याद करता है, कि सूबेदार हजारा सिंह के घर, है ना। सूबेदार हजारा सिंह कौन है, तो है जो लड़कियां है ना, बताए नाम तो नहीं बताया गया है, उसका पति, उसका लड़के का नाम है सूबेदारनी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना। आए कहता कच्ची कि हाँ वह सूबेदारनी को उसने एकांत में बुला करके कहा था, किसने कहा था, लहना सिंह का एक है ना, देखो है ना, मेरे पति और बेटे यानी कि बोधा का ख्याल रखना। सूबेदारनी जो है ना, लहना सिंह को कैसे कहते हैं, हाँ सूबेदारनी का बेटा है बोधा सिंह, ठीक ना। हाँ, और लहना सिंह को कहता है, ऐसे मैंने के कहा गया है, कहानी प्रथम विश्व युद्ध के दृश्य में चेंज होता है, यहाँ पर से टॉपिक छटेगा, है ना। और कहता है कच्ची कि उनसे बात हुई तो उसने कहा था कच्ची कि मेरे पति यानी कि सूबेदार और बेटे बोधा सिंह का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। सूबेदारनी कौन थी, वही लड़की जिसको टांगा तर मरने से कचे था, मन के गिरने से बचाया था, ठीक ना। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण की दुनिया बचाकर उसे हृदय में संजोए रखा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर हजारा सिन्हा बोधो सिंह की रक्षा की थी। माने कहानी के दृश्य में खत्म होता है ना, कि जांग पर गोली लग जाता है, किसको, लहना सिंह को, है ना। लहना सिंह अपना गोली के न चिंता करते हुए, है ना, और कर्नल भी आता है विदेशी, है ना, जर्मनी वाला, और उस युद्ध के एकदम बहुत खतरनाक कहानी सुनोगे तो एकदम दिहल जाएगा, तो थोड़ा सा अजय तरह से प्रेम वीरता की कहानी है। और उसमें अपना बातों का काच रखता है, ध्यान रखता है, और किसी भी तरह से अपना परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन सूबेदार के और बोधा सिंह के दोनों को कच्चे करता है, सुरक्षा रखता है और उन्हें घर देता है, ठीक ना। और कच्चे करता है, युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है। कहानी की घटना स्वाभाविक नाट्यिकता है, मैंने कहता है कच्चे कि स्वाभाविक नाटकीयता है, जो मन पर उत्कर्ष और संचरण करते हुए गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। कहानी कुछ इस प्रकार से ना कि जब एक बार पढ़ लोगे एकदम दिमाग में घुस जाएगा, कहीं नहीं भूलोगे, है ना। इसलिए कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आएगा आरंभ में ही कुतूहल पाठक प्रभाव बांध लेता है और कहानी के उत्कर्ष बिंदु पहुंचा करके विराम लेता है। माने कहानीकार जो है ना, शुरू में एकदम कोलाहलपूर्ण से शुरू करेगा, हल्ला गुल्ला से शुरू करेगा, लेकिन अंततः इस मोड़ पर ला कर रख देगा कि आदमी एकदम अवाक मुंह खुला रह जाएगा, आगे का हुआ होगा, है ना। ऐसे अंत तक कहानी के देगा और है ना, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है, ठीक ना। और इसी तरह से कैसे होता है, देखो इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी भी कहते हैं, कैसे कहते हैं कि उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि और चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। मतलब कि इसमें बहुत तरह के
बातें को घुमा फिरा करके कहा गया है और भावुकता चरम उत्कर्ष पर है। घटना इसमें ऐसी है जैसी बराबर हुआ करते हैं, माने कि इसमें घटना है जो कि बराबर हुआ करता है घर द्वार में, लेकिन इस कहानी में कुछ इस तरह से मोड़ करके लिख दिया गया है जिसमें पढ़ने वालों को है ना, सुनने वालों को मोड़ अलग अलग देता है। उसमें भीतर प्रेम एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है और झांक रहा है, केवल झांक रहा है। प्रेम की बात है इसमें, लेकिन केवल उकासी कर रहा है, झांक रहा है। निर्लज्जा के साथ पुकार या करा नहीं रहा है, मतलब कि उसको में रो नहीं रहा है ना माने कि किसी तरह से दुख प्रकट नहीं करा। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता या प्रगणता वेदना की वृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता और इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों में बोलने की अपेक्षा नहीं है। इसमें कि नाम धर के बोलने की आवश्यकता नहीं, कहानी पढ़ेगा ना तो ऐसे पता चल जाए कि किसका बात हो सकता है। इस तरह से टिप्पणी कौन करते हैं? रामचंद्र शुक्ल, है ना। इसके बाद आता है कहानी वाला